गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। मोल कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं और नया जो टॉपिक है हमारे मोल कंसेप्ट से रिलेट करता हुआ वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, कॉम्बिनेशन के जो लॉ होते हैं वो पहले हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए हैं। उनमें से कुछ जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल हमने पहले पढ़े हुए भी हैं। लेकिन बच्चों, हमें मोल कंसेप्ट के जो आगे आने वाले टॉपिक है उनको अच्छे से समझने के लिए इनको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वो है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। बच्चों, डेफिनेट का मतलब है फिक्स, कांस्टेंट, और इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। डेफिनेट की जगह हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझना है पहले ये क्या है लॉ, क्या कहना चाहता है ये। बच्चों, वैसे ये वाला जो लॉ है ये दिया था प्राउस्ट ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट नाम के, उन्होंने ये लॉ दिया था। क्या कहा था समझना। जैसे बच्चों हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम। कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास हो गया 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहां 2 है तो कितना हो गया 32। तो ओवरऑल कितना हो गया 44 इसका मास है। अब अगर मैं देखूं कि कार्बन का मास कितना है इसमें तो मैं कहूंगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना है इसमें तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन का 32। ओवरऑल 32 यूज हो रहा है ऑक्सीजन का। अगर मैं तुमसे कहूं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो क्या होगा, रेशो क्या होगा, तो इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो 3:8। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो क्या है 3:8। अब समझना है हमारे लॉ को ये कहना क्या चाहता है। बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है ये समझने के लिए मैं दो छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूं। ये वाला एग्जांपल हमने कभी अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो ये टूट गया दो हिस्सों में, CaO और CO2। बच्चों, जो CO2 यहां पे बना है, इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो 3:8 होगा। सही बात है ये तो हमने पहले देख भी लिया। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे मेथड से भी बनाया जिसमें कार्बन का कंबशन हुआ तो क्या बना CO2। बच्चों, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशो 3:8 होगा। अब देखो ये लॉ क्या कहता है। हालांकि तुम्हें ये अजीब लगेगा कि सर ऐसा ही होता है, लेकिन ये उस दौरान प्राउड्स ने ये अपने लॉ की फॉर्म में दिया। क्या कहता है ये लॉ कि कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे हम किसी भी मेथड से बनाएं, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, चाहे वो दुनिया का कोई भी कंपाउंड है, चाहे हम उसको किसी भी मेथड से बनाएं या किसी भी जगह पे बनाएं, उसके एलिमेंट का मास का जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। बच्चों, डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a compound the ratio by mass of combining element is always fixed या constant and does not depend on method of preparation and place। ये जो रेशो है ये ना तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए,
चाहे ये वाला मेथड यूज करे चाहे ये वाला मेथड यूज करे, रेशो हमेशा फिक्स होगा। और ना ही प्लेस पे डिपेंड करता है, जगह पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी जगह पे बनाया है। समझ में आ गई ये बात बच्चों? ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। इसके बाद दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं जो कि बड़ा आसान सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों ये वाला जो लॉ दिया था लेवोजियर ने दिया था, एंटोनी लेवोजियर, पूरा नाम इनका था एंटोनी लेवोजियर, और इन्हीं को बोला जाता है बच्चों फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो एंटोनी लेवोजियर हैं। सही बात है। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कब से पढ़ते आ रहे हैं हम? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व होगा, ना तो उसमें गेन होगा ना ही उसका लॉस होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, chemical change, mass is always conserved। मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई केमिकल प्रोसेस हुआ जिसमें रिएक्टेंट बदला प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट किसमें बदल गया? प्रोडक्ट के अंदर। तो बच्चों जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा ना वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा हमेशा। जितना मास हमने रिएक्टेंट का यूज किया उतना ही मास किसका बनेगा? प्रोडक्ट का बनेगा। ये हमेशा कंजर्व रहेगा, मास में ना तो लॉस होगा ना ही गेन होगा। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे, जब जितने भी लॉ हैं सारे स्टडी कर लेंगे तब हम एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे इनके ऊपर। चलो बच्चों, नेक्स्ट लॉ देखना जरा क्या है, बहुत अच्छा लॉ है ये भी। नंबर 3, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों ये वाला लॉ क्या कहता है, समझना तुम अच्छे से। ये लॉ ये कहता है कि मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दोनों आपस में जुड़ के मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। अब हमें तो पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं? N2O बना सकते हैं, ठीक है, NO बना सकते हैं, N2O3 बना सकते हैं, N2O4 बना सकते हैं, इसको NO2 भी बोलते हैं। दो कॉमन निकाल के NO2 भी लिख सकते हैं इसको। और बच्चों N2O5 बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के ये 5 कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं मास ऑफ नाइट्रोजन कितना यूज हो रहा है इन कंपाउंड के अंदर। इस वाले कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का कितना मास यूज हुआ है? 28 ग्राम, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14, यहां दो नाइट्रोजन है तो कितना हो गया? 28। इस वाले के अंदर कितना यूज हो रहा है? तो मैं कहूंगा 14 ग्राम। सही बात है। चलो भाई बच्चों, इसके अंदर कितना यूज हो रहा है? दो नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। सही है। इसके अंदर कितना यूज हो रहा है? 28। इसके अंदर कितना यूज हो रहा है? 28। अब मैं ऐसे ही लिखता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना मास यूज हो रहा है? पहले वाले में कितना यूज हुआ? 16 ग्राम, एक ही ऑक्सीजन है। दूसरे वाले में भी एक ही है तो 16 ग्राम। तीसरे वाले में 3 है तो 48 हो गया। नेक्स्ट वाले में 4 है तो 64 हो गया ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन 5 है तो कितना हो गया? 80। अब बच्चों ये लास्ट वाला स्टेप समझना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला स्टेप है मास ऑफ
ऑक्सीजन combined with 14 ग्राम नाइट्रोजन। बच्चों मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का एक फिक्स अमाउंट ले लिया, अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिया, वो कुछ भी करो चाहे तुम, हमने तो एक आसान सा सिलेक्ट कर लिया 14। नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स ले लिया मैंने, और मैं ये चेक कर रहा हूं इस नाइट्रोजन के फिक्स अमाउंट के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। सही बात है। अब देखो मैंने नाइट्रोजन का अमाउंट फिक्स ले लिया, कितना, 14 ग्राम। अब मैं देखना चाहता हूं इस पहले वाले कंपाउंड के अंदर 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखो पहले वाले में 28 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 16 ग्राम। लेकिन मुझे तो ये देखना है कि 14 ग्राम के साथ कितना जुड़ेगा। तो बच्चों 28 के साथ 16 ग्राम जुड़ रहा है, तो 14 के साथ 8 ग्राम जुड़ेगा। सही बात है। अब सुनो, अगले वाले में तो सीधा सीधा दिया हुआ 14 ग्राम के साथ जुड़ रहा है 16 ग्राम, और हमें भी देखना है कि 14 ग्राम के साथ कितना जुड़ेगा, तो हम कह देंगे 16। सही है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हमें देखना है 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना जुड़ेगा, आधा कर देंगे तो कितना हो गया, 24। 28 के साथ 64, 14 के साथ कितना जुड़ेगा, तो हम कहेंगे 32। 28 के साथ तो 80, 14 के साथ ये कितना जुड़ेगा, तो मैं कहूंगा 40। तो बच्चों ऑक्सीजन के जुड़ने का अगर मैं रेशो देखूं, देखो 8, 16, 24, 32, 40, अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो 1:2:3:4:5, एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रहा है। ये ला कहता क्या है कि जब दो एलिमेंट जुड़ के मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, अगर मैं एक एलिमेंट का मास फिक्स ले लूं, एक एलिमेंट का मास फिक्स ले लूं, तो दूसरे का जो मास उसके साथ जुड़ेगा ना, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। बड़ी आसान सी बात है बच्चों, मैं लिख देता हूं। देखो बच्चों ये वाला ला दिया था डाल्टन ने, ध्यान रखना है तुमने, और क्या कहा डाल्टन ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two element are combined to give more than one compound, then mass of one element combined with fixed mass of other is always in simple whole number ratio, simple whole नंबर रेशो। जैसे कि यहां पे हुआ है, यहां पे मैंने ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का मास तो फिक्स ले लिया 14 ग्राम, और चेक किया ऑक्सीजन के कितने ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। इस वाले कंपाउंड में रिएक्ट किया 8 ग्राम, इसमें 16, इसमें 24, इसमें 32, इसमें 40, और ये एक सिंपल होल नंबर रेशो है। तो बच्चों ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। यहां पे तुम अपने घर पे करके देखना, एक ये वाला एग्जांपल भी लेना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस वाले एग्जांपल के ऊपर पूरा का पूरा ऐसा डाटा लिख के देखना है क्या इसमें भी सिंपल होल नंबर रेशो है या नहीं। ठीक है, करके देखना, और ये मेरे को भेजना पीडीएफ में, ये वाला एग्जांपल भी करके। सही है यहां तक बच्चों? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट वाला भी एक बड़ा अच्छा लॉ है, लेकिन इन सब से बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है, लेकिन अच्छे से समझेंगे हम, उसको क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखेंगे उससे रिलेटेड कभी भी अपना।
देखना जरा नेक्स्ट ला हमारे पास क्या है। नंबर 4, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। बच्चों ये थोड़ा सा अलग है, समझना पड़ेगा ज्यादा अच्छे से तुम्हें, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल? बच्चों हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, सही है। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, हो गए। बच्चों ये दोनों जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, कार्बन भी जुड़ा हाइड्रोजन के साथ, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हाइड्रोजन के साथ। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है ना तो ये वाला कंपाउंड बनता है मीथेन CH4, सही है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बच्चों बनता है H2O, सही है, ठीक है यहां तक की बात। अब सुनो जरा ध्यान से, CH4 के अंदर कार्बन है 12 ग्राम और हाइड्रोजन है 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, यहां 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम हो गया। तो बच्चों अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो 4 कॉमन ले लिया, 3:1 आ गया। ये मास का रेशो आया है। पता है ये रेशो हमें क्या कहता है? ये रेशो हमें ये कहता है कि 3 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम कार्बन जुड़ता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो जुड़ने का रेशो होगा वो 3:1 होगा। 3 ग्राम कार्बन जुड़ेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, सही बात है यहां तक की। दूसरा सुनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब जुड़ते हैं तो H2O बनता है। H2O के अंदर हाइड्रोजन का मास 2 और इसका मास 16, तो 2:16 हो गया। सिंपल रेशो निकालू तो 1:8। ये 1:8 क्या कह रहा है कि 8 ग्राम तो ऑक्सीजन का कितना, 8 ग्राम जुड़ता है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, सही है। अब बच्चों मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। कार्बन और ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के फिक्स अमाउंट के साथ जुड़ने का जो रेशो होगा ना, इन दोनों का हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ जुड़ने का जो रेशो होगा वो होगा 3:8। ये दोनों इसी रेशो में जुड़ रहे हैं ना इस हाइड्रोजन के साथ। कार्बन 3 ग्राम जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन 8 ग्राम जुड़ रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो दोनों इसके साथ जुड़ने का रेशो 3:8 हो गया, सही बात है। अब बच्चों हम आते हैं इन दोनों के ऊपर, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बनाते हैं ना दोनों जब जुड़ते हैं तो। अब हम जानते हैं इसके अंदर कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32। अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 3:8। बच्चों जरा समझो, इन दोनों का आपस में जुड़ने का रेशो 3:8, इन दोनों का हाइड्रोजन के साथ जुड़ने का रेशो 3:8, दोनों सेम है कि नहीं है? बच्चों यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन का मास फिक्स है 1 ग्राम, दोनों जुड़ रहे हैं, तो उनके जुड़ने का जो रेशो होगा, इन दोनों का हाइड्रोजन के साथ जुड़ने का जो रेशो होगा, वो ही रेशो या तो वो ही या उसका सिंपल मल्टीपल रेशो होगा इनके आपस में जुड़ने का। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे ना तो इनका रेशो भी या तो वो ही होगा या उसका सिंपल मल्टीपल रेशो। सिंपल मल्टीपल का मतलब या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6:16। सिंपल मल्टीपल रेशो भी हो सकता है। तो बच्चों देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, यही है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। बच्चों ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था रिश्टर, ठीक है। अब समझना है डेफिनेशन, देखो अच्छे से समझ में आया ना तुम्हें। अब डेफिनेशन लिखनी है इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two different element, दो डिफरेंट एलिमेंट जो कि मैंने माने हुए थे कार्बन और ऑक्सीजन, आर कंबाइन
with fixed mass of third element, जब ये दोनों किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जुड़ते हैं, फिक्स मास लिया हुआ है मैंने 1 ग्राम, then the ratio of mass in which they do so, तो उनका रेशो जिसमें वो जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन के साथ is either same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other. देखो बच्चों क्या कह रहा है कि इन दोनों का इसके साथ जुड़ने का रेशो होगा, या तो वो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल रेशो होगा, किसके साथ, जिस रेशो में वो दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों 3:8 में और यहां भी 3:8 सेम है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है? यही थोड़ा सा अलग ला था और सारे बड़े आसान से हैं। चलो बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट ला की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब जो हम 2 छोटे छोटे ला पढ़ेंगे, इनका बड़ा यूज है न्यूमेरिकल सोल्व करने में, तो अच्छे से समझना है तुमने इन दोनों को जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा ला है वो है गे-लुजैक्स ला। बच्चों क्या कहता है ये ला, समझना पहले तुम। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, सही है, और मेरे पास क्लोरीन गैस है, और ये दोनों आपस में जुड़ी और 2 HCl बना दिया। HCl भी गैस ही होता। HCl की जो मेन फॉर्म होती है वो गैसियस होती है। लिक्विड फॉर्म में जब बनाया जाता है ना, इसको डाइल्यूट करके बनाया जाता है, लिक्विड पानी डाल के बनाया जाता है गैसियस स्टेट में। चलो ठीक है भी, अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों। अगर मैं देखूं तो यहां कितने हाइड्रोजन है, मैं कहूंगा हाइड्रोजन का 1 मोल है। यहां कितना क्लोरीन के मोल है, 1, और यहां HCl के कितने मोल बने, 2। बच्चों हमने पढ़ा था, पहले पढ़ाया था मैंने, PV बराबर होता है nRT, ठीक है, पढ़ाया था ये मैंने तुम्हें, मोल कंसेप्ट के सेकंड वाले लेक्चर में आ गया था ये। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लूं, प्रेशर और टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट ले लिए, तो बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, क्योंकि R तो पहले ही कांस्टेंट होता है, तो ये जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के। अगर P और T को कांस्टेंट ले लूं तो R भी कांस्टेंट होता है, ये सारे तो हो गए कांस्टेंट। इसका मतलब V की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, केवल N पे, और N क्या है, नंबर ऑफ मोल। और बच्चों एक सीधी सी बात हो गई कि अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सही बात है। अब बच्चों यहां पे 1 मोल है तो मैं कह सकता हूं यहां 1 वॉल्यूम है, सही है, और यहां भी 1 मोल है तो मैं कह सकता हूं यहां भी 1 वॉल्यूम है, और यहां 2 मोल है तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहां 2 वॉल्यूम है। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, क्या मतलब है इसका? देखो एक बात समझो तुम बच्चों, अगर किसी का भी 1 मोल है तो हम कहते हैं 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, यानी कि इसका 1 मोल मैं कह सकता था 22.4 लीटर, इसको भी मैं कह सकता था 22.4 लीटर, इसके 2 मोल है तो मैं कह सकता था 44.8 लीटर। बच्चों अगर मैं इनका रेशो निकालूं, ये जो वॉल्यूम मैंने लिया है इनका रेशो निकालूं, तो देखो 22.4 सभी में से कॉमन निकाल लेता हूं, अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 1 1 2 वही आ गया। तो बच्चों ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना 1 1 2, ये वॉल्यूम का रेशो लिखा हुआ है, ठीक है, और ये रेशो देखना जरा एक सिंपल होल नंबर रेशो है कि नहीं है, समझ में आ रही है बात? यही है गे-लुजैक्स लॉ। क्या कहता है? अंडर
लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर gases combine in simple whole number ratio of their volume, उनके वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है। सही है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक है बच्चों, एक लास्ट लॉ है ये नंबर 5 था, ये नंबर 6 है, ये और समझना है हमने। बच्चों एक बात बताओ, ऊपर से हमने एक बात समझी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, समझा? अब एक बात बताओ जरा मुझे तुम, जो मोल होता है मोल बराबर होता है, मोल से अगर मैं मोलिक्यूल निकालता हूं, मोल की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 टू 10 टू द पावर 23। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं मोल से मोलिक्यूल निकालता हूं तो मोलिक्यूल में कैसे निकालता हूं कि भाई जो भी मोल की वैल्यू है उसको 6.02 टू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है? मैं केवल एक बात समझाना चाह रहा हूं तुम्हें यहां, वो देखो क्या है कि मोलिक्यूल की वैल्यू डिपेंड करती है मोल के ऊपर। मोल बढ़ेगा तो मोलिक्यूल बढ़ेगा। सही बात है बच्चों? मोल बढ़ेगा मोलिक्यूल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मुझे बताओ वॉल्यूम का और मोलिक्यूल का क्या रिलेशन होगा? देखो इन दोनों का डायरेक्टली है, इन दोनों का डायरेक्टली है तो इन दोनों का भी डायरेक्टली होगा। इसका मतलब जितना वहां वॉल्यूम होगा उतने ही वहां मोलिक्यूल होंगे। समझ में आई बात? यानी कि मोलिक्यूल का रेशो भी वही रेशो होगा जो वॉल्यूम का रेशो होता है। नेक्स्ट लॉ हमारा यही है बच्चों, क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल मोलिक्यूल। जितना वहां वॉल्यूम होगा उतने ही मोलिक्यूल होंगे। जैसे बच्चों में एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट इनटू 2HCl गैस। बच्चों मैं कहता हूं इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल। मैं ये भी कह सकता हूं इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, ये रेशो है वॉल्यूम का, तो इसके 2 वॉल्यूम। और जो रेशो वॉल्यूम का होगा वही मॉलिक्यूल का रेशो होगा। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? कभी भी ये मत लिख देना इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 2 ग्राम। वेट का रेशो फिक्स नहीं होता है कभी भी, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो नहीं लेना है आपको। ये तीनों रेशो लिख सकते हैं हम। तो बच्चों ये था हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। इससे रिलेट करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, समझेंगे उनको बड़े आराम से। अच्छे न्यूमेरिकल है, हालांकि कंपटीशन में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है आगे आने वाले टॉपिक में हमारी बड़ी हेल्प करता है। देखेंगे अभी न्यूमेरिकल। देखो बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, पढ़ना जरा इसको। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 6.45 ग्राम ऑफ NaCl। हमारे से सिल्वर नाइट्रेट का अमाउंट पूछा है बच्चों। मैं X मान लेता हूं, इसका अमाउंट मुझे निकालना है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये? सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। और NaCl का उसने हमें दे दिया अमाउंट 6.45 ग्राम।
दोनों रिएक्शन करके बना क्या रहे हैं? वैसे दोनों रिएक्शन करेंगे तो हम खुद बता सकते हैं क्या बनेगा, AgNA, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा AgCl और प्लस में NaNO3, सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। और उसने हमें कहा कि 14.40 ग्राम तो बना सिल्वर क्लोराइड, ये बना 14.40 ग्राम, सही बात है। और 7.9 ग्राम बना सोडियम नाइट्रेट, ये बना 7.9 ग्राम। अब हमारे से इसका अमाउंट पूछा है और ये कह रहा है इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर ट्रू है तो बताओ जरा इस x की वैल्यू क्या होगी, सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू क्या होगी। बच्चों हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, हमने ये कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट किसी भी केमिकल चेंज के दौरान, यही पढ़ा था। यानी कि मैं कह सकता हूं मास ऑफ रिएक्टेंट x प्लस 6.45 किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट 14.40 प्लस 7.9। बच्चों क्या आया, x प्लस 6.45 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करता हूं, ऐड करूंगा तो ये कितना आया देखो जरा, 7.9 इसमें ऐड करूंगा तो 0.3 ये आ गया 7, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 22.30 माइनस 6.45, x की वैल्यू क्या आएगी देखो बच्चों जरा, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा 6.45 माइनस करना है इसमें से तो क्या बचा है, यहाँ पे 5 बचा है हमारे पास, यहाँ पे कितने बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, इतना ग्राम बनेगा हमारे पास, इतना ग्राम चाहिए सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का 14.85 ग्राम चाहिए हमें इस रिएक्शन के दौरान, सही बात है, समझ में आ गई। वैसे ये बिल्कुल ऐसे जो न्यूमेरिकल है 9th क्लास में पढ़ के आए थे, सीधे सीधे न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो बच्चों ऐसे ही सीधे सीधे न्यूमेरिकल होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, तुम्हें कुछ नहीं करना, मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर रख देना, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल देनी है, सही बात है। अब हम एक न्यूमेरिकल और देखो बच्चे जरा पढ़ना इस न्यूमेरिकल को, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml एसिटाइलिन। बच्चों हमने एसिटाइलिन लिया हुआ है, एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या है C2H2 और उसका कंबशन कराया है, कंबशन का मतलब जलाना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं उसका कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनने वाला प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सही बात है। बच्चों इसका नाम एसिटाइलिन है और एसिटाइलिन को हम वेल्डिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसको वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, सही बात है। एक बार बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को, अगर मैं बैलेंस करूं तो कार्बन 2 है, 2 कार्बन कर दिए मैंने, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं 2 है, यहां ऑक्सीजन कितनी है 4 और 1 5, 4 तो ये हो गई 2 और आगे 2 लगा हुआ है 4 और 1 ये हो गई 5। तो बच्चों बैलेंस करने के लिए यहां 5/2 कर दिया मैंने, इक्वेशन फ्रैक्शन में है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गई 2C2H2 प्लस 5O2 कन्वर्ट इनटू 4CO2 प्लस 2H2O। अब देखो जरा बच्चों, गे-लुजेक्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये जो मोल है ये वॉल्यूम के बराबर होगा, इसका मतलब इसका 2 वॉल्यूम, इसका 5 वॉल्यूम, इसके 4 वॉल्यूम बना रहे हैं और इसके 2 वॉल्यूम बन रहे हैं, सही बात है, समझ में आ रही है। यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि एसिटाइलिन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम के साथ जुड़ता है, और जब एसिटाइलिन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 वॉल्यूम बनते हैं। अब उसने हमारे से कहा कि एसिटाइलिन 40 ml दिया हुआ है, ये जो एसिटाइलिन है ना ये कितना दिया हुआ है 40 ml। अब ध्यान से समझो बच्चों जरा तुम, इसका 2 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ जुड़ता है, सही बात है, तो इसका 1 वॉल्यूम
इसके 5/2 वॉल्यूम के साथ जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। हमारे से कितना ml दिया इसका 40 ml कितने के साथ जुड़ेगा, तो मैं कहूंगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 40 ml के साथ जुड़ेगा। सही बात है। और ये कितने बनेगा, ये कितना बनेगा, इसके 2 वॉल्यूम से इसका 4 वॉल्यूम बनता है, इसके 1 वॉल्यूम से इसका कितना बनेगा 4/2, 4/2 का मतलब 2 वॉल्यूम, और इसके 40 ml से वो कितना बनेगा, तो मैं कह दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 ml। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए, कैंसिल करता हूं, देखो कितने पे गया, ये 20 पे चला गया, तो मैं क्या कहूंगा 100 ml ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन के लिए, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 80 ml, 80 ml। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। उसने हमारे से 2 चीजें पूछी थी कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 ml होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा, तो 80 ml बनेगा। बच्चों जो ये इस तरह के न्यूमेरिकल है वो सोल्व करने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों साइड चेक करना पड़ेगा कि इसके कितने मोल, इसका कितना वॉल्यूम बनाते हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें तुम्हारी जो बुक है, जो भी है तुम्हारे पास, नरेंद्र अवस्थी है, प्रदीप है, मॉडर्न है, जो भी है उनके अंदर मिलेंगे, उनको सोल्व करके देखना। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।